Hello everyone, this is Dr. Anshu Melawat, Assistant Professor Chemistry। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का जो फर्स्ट ईयर का है वो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों की जो इस सेशन की स्टडी है वो ऑफलाइन अभी पॉसिबल नहीं है, तो ऑनलाइन लेक्चर्स के माध्यम से जो सभी टीचर्स हैं वो आपका सिलेबस कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टार्ट हो चुकी हैं आपकी क्लासेस और केमिस्ट्री में भी आपके कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर किए जा चुके हैं, फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। हम जो पोर्शन आपके साथ केमिस्ट्री का डिस्कस करेंगे वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो है आपके फर्दर लेक्चर्स होंगे जो हमारे साथ, उनमें अपन कंटिन्यू रखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार अगर हम इसका सिलेबस को देखें तो हमें 5 यूनिट्स पढ़नी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और जो आपका फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट आपका जो आपने 11th में पढ़ा था, जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन था, उसी को इलेबरेट करके आपकी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। कि आपने जो रिएक्शन मैकेनिज्म को वहाँ पे 11th में स्टार्ट किया था, या हाइड्रोकार्बन्स को किया था, एल्किल हैलाइड थे, वही सब आपके चैप्टर्स फर्स्ट ईयर में भी हैं। बस अब उनका क्या है, थोड़ा सा जो फेज वो चेंज हो गया कि अब आपको थोड़ा उनको डिटेल में पढ़ना है। वहाँ आपने थोड़ा समराइज फॉर्म में पढ़ा था 11th में, यहाँ पे आपको इनको थोड़ा डिटेल स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हमारे सिलेबस की हम यूनिट वाइज ही चलेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट को स्टडी करेंगे जो कि हमारी है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इसमें जो ये हमारा चैप्टर होगा, इसमें हम जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में मैकेनिज्म क्या होती है, उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, जैसे कि आपके इंटरमीडिएट्स, आपके जो रिएजेंट हैं वो कितने टाइप के होते हैं, रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं, तो उन सब को हम यहाँ पे स्टडी इस चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर में वो है बंध विखंडन, बॉन्ड क्लीवेज, जो आपने पढ़ा होगा 11th में भी, कि जब भी हम किसी रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट लेते हैं हम स्टार्ट में और उनको लेके हम रिएक्शन स्टार्ट कराते हैं और फिर वो रिएक्शन को हम कंटिन्यू करते हैं, जिससे कि हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। तो ये तो आउटर लाइन होगी एक तरह से कि हम किसी भी रिएक्शन को बोलें कि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। लेकिन अब हमें केमिस्ट्री पढ़नी है तो अब हमें उस रिएक्शन की क्या पढ़नी पड़ेगी, डिटेल मैकेनिज्म पढ़नी पड़ेगी कि ठीक है रिएक्शन तो हो रही है लेकिन उसमें कैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है। तो आप सभी जानते हैं कि रिएक्टेंट जब भी रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट के बॉन्ड क्या होंगे, कुछ बॉन्ड टूटते हैं और कुछ नए बॉन्ड बनते हैं, जिससे हमें कुछ नया पदार्थ या कुछ चेंज आपको उस रिएक्टेंट में देखने को मिलता है। अब ये जो बॉन्ड का क्लीवेज आपका यहाँ पे हो रहा है ये 2 टाइप से पॉसिबल है। जैसा कि आप देख रहे हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब एक बॉन्ड बनता है सहसंयोजक, तो उसमें हम क्या लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पार्ट लेते हैं। मान लो कोई ए और बी के बीच बॉन्ड बढ़ रहा है तो, और एक बॉन्ड में क्या लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पार्ट लेते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, अभी कोवेलेंट बॉन्ड की, जो आपका सहसंयोजक बंध है उसकी बात कर रहे हैं। तो जब इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो आप देखते हो 2 तरह से हो सकता है, समांश विखंडन और विषमांश विखंडन, मीन्स होमोलेटिक क्लीवेज और हेट्रोलेटिक क्लीवेज। तो समांश विखंडन जो है, जैसा कि नाम से पता रखा है, होमोलेटिक मतलब उस बॉन्ड का क्लीवेज कैसा होगा, समान रूप से होगा। समान रूप से क्या मतलब है कि उस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो उस बंध के दोनों परमाणुओं के मध्य समान रूप से डिवाइड होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, आप जानते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा, एक एटम को, दूसरा किसको मिलेगा, दूसरे एटम को। इसको हम हाफ हेडेड एरो की वजह से दिखाते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं हाफ हेडेड एरो इसको शो करता है समांश विखंडन में। और जब ऐसा विखंडन होता है तो उसके रिजल्ट में जो हमें इंटरमीडिएट मिलेगा वो क्या मिलता है, उसकी स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। उस इंटरमीडिएट को हम बोलते हैं मुक्त मूलक। क्या बोलेंगे, मुक्त मूलक, क्योंकि इनमें जो भी आपके बंध के 2 अलग अलग परमाणु आपको मिले
उनमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हर परमाणु पे है। जैसे यहाँ पे आप देखिए बी पे भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और ए पे भी। और ये कैसा है, उदासीन है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ना ये पॉजिटिवली चार्ज होगा ना नेगेटिवली, क्योंकि किसी का इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के नहीं गया है और ना किसी को एक्स्ट्रा मिला है। जो इन्होंने खुद ने बंध बनाने में इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए थे एक एक परमाणु ने, वो ही इनको वापस दे दिए गए हैं। तो इस तरह के विखंडन को हम बोलते हैं समांश विखंडन, जिसको कि आप यहाँ इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि ए बी था, बॉन्ड विखंडन हुआ, ए बी बन गया। इसी तरह जो दूसरा विखंडन आपका होता है विषमांश विखंडन, तो इसके भी नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, असमान वितरण होता है। कि जब आप दो परमाणुओं के बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इनमें बराबर डिवाइडेशन होने की बजाय बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु को दे दिए जाते हैं। तो जब आप दोनों इलेक्ट्रॉन एक परमाणु को दे देंगे तो क्या होगा कि पहले बॉन्ड में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया था, एक बी ने दिया था। अब आपने ए का भी लेके किसको दे दिया, बी को दे दिया, तो बी पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ए पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, कुछ इस तरह से। तो आपको क्या मिलेगा, एक कैटायन और एक एनायन, इसको क्या आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे विषमांश विखंडन के फलस्वरूप आपको क्या मिलते हैं, दो इंटरमीडिएट, दो मध्यवर्ती बनते हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं कार्ब कैटायन, और जो नेगेटिवली चार्ज होता है उसको बोलते हैं कार्ब एनायन, जिसको कि हाँ यहाँ इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि अगर बी की तरफ इलेक्ट्रॉन गए तो बी पे नेगेटिवली चार्ज आया, और ए की तरफ गए तो ए पे आया। अभी किस पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, कोर कार्ब एनायन बनाएगा, कोर कार्ब कैटायन बनाएगा। ये डिपेंड करता है कि दोनों परमाणुओं में से विद्युत ऋणता किसकी ज़्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन उसी परमाणु की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो ये जब भी हम अब डिटेल में मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे या मध्यवर्ती पढ़ेंगे, उनमें हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये आपका समांश और विषमांश विखंडन था कि किसी भी बंध के दौरान सबसे पहले बंध का डिवाइजन, फिर उससे क्या बनेंगे, रिएजेंट उन पे अटैक करेगा, मुक्त जो आपके मध्यवर्ती बनेंगे, और फिर आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि बॉन्ड में क्या क्या चेंज हो रहा है, उनके बीच के जो रिएक्टेंट है उसके बॉन्ड में क्या परिवर्तन होता है। तो आई होप आपको ये दोनों तरह के विखंडन अब क्लियर हो गए होंगे कि कैसे होमोलिटिक क्लीवेज होता है और कैसे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ रिएजेंट, अभिकर्मक। इससे भी आप काफ़ी अच्छी तरह फैमिलियर होंगे कि टाइप्स ऑफ रिएजेंट क्या हो सकते हैं। मेनली हम टू टाइप्स ऑफ रिएजेंट को कंसिडर करते हैं, एक है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और एक है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इलेक्ट्रॉन स्नेही, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि वे परमाणु, अणु अथवा आयन जिनमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो। मीन्स उनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, मीन्स वो क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनेटेड, इलेक्ट्रॉन से उनका इलेक्ट्रॉन को जहाँ पे उनको इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो वहाँ पे जाएंगे। तो मतलब क्यों जाएंगे, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, ऑलरेडी कमी है। वो कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून है। तो ऐसे अभिकर्मक को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। और क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की खुद के पास कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेंगे, तो ये उस जगह पे अटैक करते हैं रिएक्शन के ड्यूरिंग जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, ज़्यादा हो। तो और इस तरह के जो एग्जाम्पल अगर हम इलेक्ट्रोफाइल के देखें तो क्या क्या हो सकता है, आपका जितने भी आपके कैटाइंस हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होंगे। लुईस एसिड जो आपके होते हैं लाइक AlCl3, FeCl3, वो भी आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल होंगे। इसके अलावा वे परमाणु जो अष्टक का क्या कर सके, प्रसार कर सके, वो भी किस कैटेगरी में आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ने ही अभिकर्मक की कैटेगरी में ही आएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ देखें, जैसे पॉजिटिवली चार्ज आपको दिख रहा होगा नाइट्रोनियम में आयन, BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है, AL3 लुईस एसिड होता है। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप इलेक्ट्रोफाइल्स में काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या होंगे, जैसे नाम से पता चल रहा है ये किसके लिए अफेक्शन होंगे, अफेक्शनेट होंगे, नाभिक के लिए। और नाभिक पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज, तो नाभिक की तरफ अट्रैक्ट होंगे। मतलब इन पे खुद के पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए। तो ये रिएजेंट कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है।
तो इनको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन धनी जो रिएजेंट होंगे उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, कि न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ऐसे अभिकर्मक जिनके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वो जब आप रिएक्शन कराएंगे तो कहाँ पे अटैक करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, कम हो। तो ये क्या, इस तरह के जो रिएजेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके न्यूक्लियोफाइल्स कहलाएंगे, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। और इनका अगर उदाहरण आप देखें तो जितने आपके ऋणायन होंगे या लुईस बेस होंगे, ठीक है, जो कि क्या दे सके, लोन पेयर दे सके, जैसे कि अमोनिया, H2O, जिनके पास लोन पेयर जो डोनर वाले होंगे वो क्या होंगे, लुईस बेस होंगे आपके। तो वो सब भी क्या कहलाएंगे, नाभिक स्नेही कहलाएंगे, क्योंकि वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो एग्जाम्पल आप देखें, जैसे कि ब्रोमाइड आयन ऋणायन है तो ये भी क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। साइनाइड आयन है, या H2O पे क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पे, तो ये भी डोनेट कर सकता है, तो लुईस बेस है। इसी तरह अमोनिया है। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हो गए आपके, ये आपके न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जाम्पल हो गए। तो ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन था फर्स्ट लेक्चर का, कि जिसमें हमने जो फर्स्ट चैप्टर में हमें जो छोटे टॉपिक हैं हमारे दो, उनका इंट्रोडक्शन हमने लिया है। जो आगे के हमारे लेक्चर है उसमें अब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस और उनकी मैकेनिज्म कैसे होती है, इसको डिटेल में डिस्कस करने